हेलो बच्चों, सभी को गुड। अल्फा इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपना गद्य खंड। और गद्य खंड का पहला चैप्टर है आपके पास मित्रता, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मित्रता पर क्या लिखा है, या एक जो सच्ची मित्रता होती है वो किस तरह की होती है, एक सच्चा मित्र कैसा मित्र होता है। ठीक है। तो पहले आपको पता है कि आपके सिलेबस में साहित्यिक परिचय क्वेश्चन पूछता है, और उसी के संदर्भ में हम पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय देख लेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद फिर हम लोग लेसन शुरू। ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में जाने तो हिंदी के प्रतिभा संपन्न समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ? 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। और शुक्ल युग की शुरुआत ही किससे होती है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। हम देखिए इनकी जो रचनाएं, जो कि प्रमुख रूप से बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी, इनके निबंध संग्रह क्या है? चिंतामणि, जिसके दो भाग हैं तथा विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, दो भाग, एक विचार वीथी और एक चिंतामणि के नाम से प्रकाशित हुए हैं। दो निबंध संग्रह है इनका, चिंतामणि है और विचार वीथी है। आलोचना पुस्तक देखिए इनकी, तो आलोचनाओं के ये सम्राट रहे हैं, और इस क्षेत्र में इनके 3 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। पहला क्या है? रस मीमांसा है, और दूसरा है आपके पास त्रिवेणी। ठीक है। अगला है, अगर हम देखें कि साहित्य में इनका क्या स्थान रहा है, तो हिंदी निबंध का एक नया आयाम देकर, मतलब शुक्ल युग की शुरुआत करके इन्होंने धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक थे, श्रेष्ठ निबंधकार थे, निष्पक्ष इतिहासकार थे, और महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक तथा साहित्यकार थे। ये हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान था। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल का नाम क्या पड़ा? शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया। ठीक है। तो शुक्ल युग की शुरुआत कहाँ से हुई? शुक्ल जी से हुई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से हुई। या देखें तो शुक्ल युग की शुरुआत किसके नाम पर थी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम से हुई। तो एक तरह से ये इतने श्रेष्ठ निबंधकार, इतने श्रेष्ठ आलोचक हुए कि इन्हीं के नाम से एक पूरे युग की शुरुआत हो जाती है। इस तरह से हम देखते हैं ये युग प्रवर्तक साहित्यकार हुए थे। ठीक है। अब अपना चैप्टर देखते हैं मित्रता। मित्रता में क्या दिया है कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब वह पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। ठीक है। यदि किसी उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली रहती, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं, और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यहाँ पर लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि जब कोई युवा पुरुष, ठीक है, जिस जिस अवस्था में आप हैं, उसी अवस्था में, मतलब जब कोई युवा पुरुष जो बाहर निकलता है, या आपकी अवस्था से आगे आप अपने जीवन कि जब आप बाहर निकलने की शुरुआत करते हैं, अभी तो आप 10th में, 12th के बाद जब आप बाहरी दुनिया में प्रवेश करते हैं, अपनी स्थिति जमाता है, तो उसे बड़ी कठिनता से मित्र चुनने में आती है, बहुत कठिनता आती है मित्र। अगर वो बहुत शांत व्यक्ति या एकांत प्रिय नहीं है, तो उसे उसके मित्र बहुत तेजी से बढ़ते हैं, धड़ाधड़ उसके मित्र बनते जाते हैं, उसकी जान पहचान के लोग बहुत बढ़ते हैं। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणित हो जाती है, और धीरे धीरे हम दूसरे लोगों से मिलते हैं, जिस लोगों से हमारी नहीं बनती है उनसे हमारा विच्छेद होता है, और जिससे हमारी अच्छी जमती है, जिसके विचार हमारे विचार से मिलते हैं, उनमें हमारी मित्रता प्रगाढ़ हो जाती है, और यही मित्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है। मित्रों के चुनाव में उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रवाह हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। कह रहे हैं मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की क्या होती है? सफलता निर्भर करती है। कहते हैं ना, संगति का असर पड़ता है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आप अच्छा काम करेंगे, अगर आप बुरे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो आप बुरे कामों में संलिप्त हो जाएंगे। तो बुरे आचरण वाले दोस्तों को नहीं बनाना है। अगर आप किसी
सिगरेट पीने वाले दोस्त को अपना दोस्त बना लेते हैं, तो धीरे धीरे आप उसके साथ रहते रहते क्या होता है, एक दिन आपने थोड़ा सा पिया, फिर थोड़ा सा पिया, फिर पीना आपका शुरू हो जाता है, फिर वही व्यसन के शिकार हो जाते हैं, बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। जैसे आप दोस्त बनाएंगे ऐसे ही तो लोग बुरी आदतों के शिकार होते हैं। एक दोस्त से दूसरा दोस्त पीना शुरू किया, उसका से उसका दोस्त पीना शुरू किया, और ऐसे ही लोग बुरी आदतों के शिकार होते हैं। संगति का क्या होता है, गुप्त प्रभाव पड़ता है, आप ना चाहते हुए भी संगति का आप पर प्रभाव पड़ जाता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि जब हम ऐसी स्थिति में आप प्रवेश करते हैं या ऐसी उम्र होती है, तो आपका मन बहुत कोमल होता है और भाव आपके बहुत अपरिमार्जित होते हैं, अभी बने हुए नहीं होती है। आपकी जो प्रवृत्ति है वो अपरिपक्व रहती है। अभी आप उस कच्चे घड़े के समान हैं, जिसे जिस परिस्थिति में ढालना चाहे वैसे वो ढाल सकता है। कच्चा घड़ा क्या होता है कि आप उसे बिगाड़कर दूसरा भी बनाना चाहे बना सकते हैं, या फिर उसमें भी कुछ परिवर्तन करना चाहे तो परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन वो घड़ा जब एक बार पक जाता है, तब आप उस पर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, फिर उसको आपको फोड़ना ही है और वो बर्बाद ही होता है। तो अभी जो स्थिति होती है उस विवाह वर्ग की, वो कैसी होती है, अपरिपक्व रहती है, या फिर उस कच्चे घड़े के समान रहती है, जिसे जिस स्थिति में चाहा जाए उस स्थिति में बना सकते हैं। तो उसी से संगति का उस पर प्रभाव पड़ता है, चाहे राक्षस बना ले चाहे देवता बना ले, जो सामने वाला व्यक्ति चाहे वो उसे बना सकता है। ठीक है, तो कह रहे हैं ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा होता है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के होते हैं, क्योंकि उनका संकल्प बड़ा होता है और आपको वो उसी स्थिति में ढाल देते हैं। अगर उनकी संगति अच्छी नहीं है या उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेना पड़ता है। और वो कैसे होते हैं, वो दृढ़ संकल्प होते हैं, वो आपकी बात को नहीं मानते, लेकिन आप क्या करेंगे, उनकी बात को मान लेंगे बिना किसी विरोध के। तो ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए खतरनाक होता है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। कह रहे हैं ऐसे व्यक्तियों का साथ भी या ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना भी क्या होता है, बुरा होता है, जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, मतलब जो हमारी बात मानते हैं। इससे हम सही सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर किसी का प्रभाव रहता है, ना हमारे ऊपर किसी का दबाव रहता है, हमें कोई दबा नहीं सकता। और जो भी हम सोचते हैं हमें पता नहीं चलता कि हम किस स्थिति में है या क्या सोच रहे हैं, गलत या सही। जब कोई किसी का दबाव नहीं रहता या हमारी बात को मानने के लिए हमेशा सामने वाला व्यक्ति तैयार रहता है, तो फिर हम अपनी मनमर्जी करते रहते हैं। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। कहना चाहे दोनों अवस्था हो, चाहे सामने वाला व्यक्ति दृढ़ संकल्पी हो या फिर सामने वाला व्यक्ति आपकी ही बात माने, ये दोनों स्थिति अगर है, दोनों ही स्थिति में जो युवा पुरुष हैं प्रायः उनके लिए ये भय का जो भय बना रहता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी उसे बिगाड़ सकता है और अपनी परिस्थिति से वे स्वयं ही बिगड़ सकते हैं, क्योंकि उन पर किसी का दबाव नहीं रहता। तो जो युवा वर्ग है या जो युवावस्था का समय चलता है, रामचंद्र शुक्ल जी के कहने के अनुसार दोनों ही क्या होता है, प्रायः यह समय जो है वो भय का समय रहता है। चाहे आप जिस परिस्थिति से देखना चाहें उसी परिस्थिति से देख सकते हैं। यदि विवेक से काम लिया जाए तो वह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम कम लेते हैं। ठीक है, या जिसकी बिगड़ने की स्थिति रहती है वो कब बिगड़ता है, युवा अवस्था में। आप बहुत सारे बच्चों को देखेंगे 12th के बाद बिगड़ते, और वही बनने और बिगड़ने का समय रहता है। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। कह रहे हैं कि यदि विवेक से काम लिया जाए तो भय नहीं रहता। यदि आप सोच समझकर काम लें कि दूसरे की बात को, भले ही आपकी बात को कोई ऊपर रख रहा है, लेकिन अगर आप सोच समझ के काम लें तो सही और गलत का चुनाव कर सकते हैं। और या तो दूसरा सामने वाला व्यक्ति जो दृढ़ संकल्पी है उसके लिए भी हो, तो भी आप उसके लिए उसको आप प्रभावित कर सकते हैं, उस पर दबाव बना सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि दोनों ही स्थिति में जब वो विवेक से काम लेगा तब, लेकिन युवा पुरुष जो है वो विवेक से प्रायः काम कम ही लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है
कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण और दोष को कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने से उसके पूर्वाचरण, उसकी संस्कृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते हैं। अनुसंधान का अर्थ होता है खोज करना, ठीक है, कुछ भी खोज नहीं करते हैं। कह रहे हैं कि लोग एक घोड़ा भी खरीदने के लिए जाते हैं, तो आप कोई भी वस्तु लेने जाते हैं बाजार में तो आप क्या करते हैं, उसके गुण और दोष को परख कर ही लेते हैं। वो वस्तु अच्छी है तभी उसको खरीदते हैं। छोटी से छोटी वस्तु भी अगर आप खरीदने जा रहे हैं, 10 रुपए की भी चीज, तो वो सही से ही लेते हैं, वो सही ही खरीदते हैं, वो आप देख कर ही खरीदते हैं। 5 रुपए का बिस्किट भी लेने जाते हैं तो उसका आप एक्सपायरी डेट देख कर लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एक्सपायर हो गया हो, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं कि जब हम दोस्त बनाते हैं, लेखक कह रहा है कि हम दोस्त बनाते हैं तो हम उसके पूर्व आचरण को नहीं देखते हैं या फिर उसकी संगति को नहीं देखते हैं, कैसे व्यक्तियों के साथ रह रहा है, ये हम उसके बारे में कुछ भी विचार या कुछ भी अनुसंधान नहीं करते। धीरे धीरे हम बातचीत करते हैं, उसकी बात अच्छी लगी तो हमारा दोस्त बन जाता है, ठीक है। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस से ही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मेरी का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिसने आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। कह रहे हैं कि हंसमुख चेहरा देखा हमने, बातचीत का ढंग देखा, थोड़ी सी चतुराई देखी, साहस देखा, और यही दो चार बातें देखकर हम क्या करते हैं, झटपट से उसे अपना मित्र बना लेते हैं। फिर भले ही कुछ समय बाद आपकी और उसकी ना बने तो मित्रता टूट जाती है, लेकिन उस समय हम क्या करते हैं, बहुत आसानी से केवल क्या करेंगे, आप गए स्कूल में, आपका कुछ काम लगा अपने किसी से, बगल वाले से, तो आप क्या करते हैं, उस काम के सिलसिले में आप बातचीत करते हैं। नए स्कूल में जाते हैं तो फिर आप अगले दिन जाते हैं तो किसी और से आप बातचीत नहीं बल्कि उसी से आप बातचीत करते हैं, और फिर ऐसे ही दो चार बार बातचीत किया, वो पसंद आया तो झटपट वो क्या होता है, आपका मित्र बन जाता है। ऐसे ही आप लोग की भी मित्रता होती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि तथा जीवन के जो व्यवहार है उसमें उनका कुछ मूल्य होता है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिसमें आत्मविश्वास का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। विश्वास पात्र मित्र से क्या होती है, बहुत भारी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा से प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे, ठीक है। कह रहे हैं कि एक विद्वान का वचन है कि जो विश्वास पात्र मित्र होता है वो क्या होता है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है हमारी, ठीक है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाता है उसे क्या समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया है। मतलब ऐसा मित्र जो विश्वास का पात्र हो, जिस पर आप विश्वास कर सकते हो। अगर ऐसा मित्र कोई आपके जीवन में है तो समझिए आपको पूरा का पूरा खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र कैसा होता है, वो जीवन में औषधि की तरह होता है। जैसे हम औषधि का प्रयोग करते हैं तो हम रोकते हैं, वैसे ही विश्वास पात्र जो मित्र होता है हमें दोषों से बचाता है, त्रुटियों से बचाता है। आप कोई भी गलत काम करने जाते हैं तो आपको रोकता है, ना कि अगर वो गलत काम कर रहा है तो उससे आपको कहे कि यही काम तुम्हें भी करना है। अगर ऐसा मित्र है तो समझिए वो आपका मित्र नहीं बल्कि आपका शत्रु है। अगर वो सिगरेट पी रहा है और आपको भी दे रहा है पीने के लिए कि लो तुम भी शुरू करो, तो इसका मतलब है कि आपका मित्र नहीं बल्कि क्या है, आपका शत्रु है, क्योंकि भी पता है कि उसके लिए हानिकारक है। लेकिन अब उसकी लत लग गई तो कम से कम उसे ये सोचना चाहिए कि मैं दूसरे को ना इसकी लत लगाऊं। लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है तो समझिए कि वो आपका मित्र नहीं बल्कि क्या है, आपका शत्रु है। वो आपको ऐसा काम करने से रोकेगा कि मैं तो यहाँ फंस गया हूँ, इस गर्त में चला गया हूँ, लेकिन तुम मत जाओ, ठीक है। वो आपको दोषों और त्रुटियों से बचाएगा, आपके सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, ठीक है। और जब आप गलत रास्ते पर जा रहे होंगे तो आपको सही रास्ता दिखाएगा। जब आप हतोत्साहित हो रहे होंगे, अपने जीवन से हार रहे होंगे, तब वो आपके जीवन में उत्साह का रास्ता दिखाएगा, आपको उत्साहित करेगा।
अगर आपके पास ऐसा कोई मित्र है तो समझिए, ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपके लिए ऐसे कार्य कर रहा है तो समझिए वही आपका सच्चा मित्र है। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं है तो समझिए आप तक कोई ऐसा सच्चा मित्र नहीं बना है आपके पास। तो मित्र ऐसा होना चाहिए जो आपको सही रास्ता दिखाए, आपको उत्साहित करे, आपको मर्यादा प्रेम में रहना, सतमार्ग पे रहना सिखाए, ना कि दोषों और त्रुटियों में या दोष आपके जीवन में ले आए। और अगर आप कोई गलती या दोष या कोई गलती कर रहे हैं तो आपको सही रास्ता दिखाए, आपको वो कार्य करने से बचाए, आपको समझाए कि आप यहाँ पर गलत हैं। ऐसा जो मित्र होता है वही सच्चा मित्र होता है। सारांश यह है कि वह हमें उत्तमता पूर्वक जीवन जीना करने में हर तरह से सहायता देता है। तो जैसा एक व्यक्ति का श्रेष्ठ जीवन, उत्तम जीवन होता है, वैसा जीवन जीने में सहायता कौन करता है? सच्चा मित्र करता है। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। ठीक है। सच्ची मित्रता कैसी होती है? उत्तम से उत्तम वैद्य की तरह होती है, उसमें निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य होता है, उसमें कोमलता होती है। और ऐसी अगर आपके पास कोई मित्र है तो हमें ऐसी ही मित्रता करना चाहिए। हर पुरुष को ऐसी ही व्यक्ति की तलाश करना चाहिए जो उसको सतमार्ग पर लेके जाए, दोषों और त्रुटियों करने से उसे बचाए, उसके जीवन में उत्साह प्रवाहित करे, उसको उत्साहित करे, जीने के लिए उमंग प्रदान करे। अगर ऐसा मित्र है तब जाकर वो सच्चा मित्र है आपका। और व्यक्ति को चाहिए कि वो ऐसे ही मित्र की तलाश करे। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है, ना उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ होती है। कह रहे हैं कि छात्रावास में मित्रता की धुन सवार रहती है, लोगों को अकेले जाते हैं और दिन रात वहीं रहना है तो उसमें मित्रता की धुन सवार रहती है, बहुत सारे मित्र बना लेते हैं। इसके पहले वे कहाँ रह रहे होते हैं? घर पर रह रहे होते हैं। इतने मित्र नहीं बन पाते ना, इतना समय रहता है, स्कूल के बाद शाम हो जाता है और वही कुछ समय बचता है, उसके बाद घर पे पढ़ाई करते हैं। लेकिन छात्रावास में क्या है, आप स्कूल के बाद आएंगे तो आपको एक लंबा समय मिलता है, बाहर कहीं जाना नहीं है, तो वहीं अंदर ही मित्रता की धुन सवार रहती है और अंदर ही बहुत सारे मित्र बना लेते हैं। ठीक है। और जो हमारे पीछे के स्नेह बंधन होते हैं, बचपन के जो स्नेह बंधन होते हैं, उनमें कह रहे ना उतनी उमंग होती है और ना ही उतना ईर्ष्या द्वेष होता है। ये मित्र जो हॉस्टल वाले हैं और जब ये लड़ाई करते हैं, जब इनमें ईर्ष्या द्वेष आता है तो वो भी बहुत जबरदस्त आता है, ईर्ष्या द्वेष भी बहुत अधिक होता है। और अगर प्रेम भाव है या मित्रता है तो मित्रता भी बहुत प्रगाढ़ होती है। लेकिन कुछ बात बिगड़ी तो वो तुरंत खत्म भी हो जाती है और वो भी बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा ईर्ष्या चली जाती है। तो ईर्ष्या का भाव भी बहुत ज्यादा होता है और मित्रता का भाव भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन वही जब आप बचपन में होते हैं तो उसमें जो स्नेह बंधन होता है वो अलग होता है। ठीक है। ना तो उसमें उतना उमंग ही रहता है और ना ही इतनी ईर्ष्या, ना ही इतनी खिन्नता होती है। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या होती है, खिन्नता होती है, वो और कहीं हमको दिखाई नहीं देती। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय को कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। कह रहे जो बाल मैत्री होता है, जो बचपन का मित्रता होती है, वो बहुत अजीब होती है। वैसी मित्रता या वैसा व्यवहार आपको और कहीं नहीं देखने को मिलता है। वर्तमान में वो अगर दोस्त है तो वो बहुत आनंदमय तरीके से रहते हैं और भविष्य के बारे में, उसके संबंध में भी बहुत लुभावने लुभावने विचार कि हम लोग कुछ दिन बाद ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे रहेंगे, ये सारे विचार उनके मन में उमड़ते रहते हैं। बहुत जल्दी बातें भी लग जाती हैं एक दूसरे की, कोई कुछ कह दिया तो बहुत जल्दी बुरा भी लग जाता है, बहुत जल्दी मानना मनाना भी होता है। तो मतलब गुस्सा भी वे बहुत जल्दी होते हैं, उनमें धैर्य नहीं होता है। सहपाठी की मित्रता, इस युक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र जो हैं वो बाल्यावस्था के मित्रों की
कई बातों में भिन्न होते हैं। कह रहे जो सहपाठी की मित्रता होती है, इस युक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ होता है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता हम देखें तो स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, स्कूल की जो बालक की मित्रता होती है ना, स्कूल में जो बालक की मित्रता होती है उससे अधिक दृढ़ होता है, उससे अधिक गंभीर होता है, उससे अधिक शांत होता है। उसी प्रकार देखें तो हमारी जो युवावस्था है उसके मित्र जो हैं वो बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातें उनकी भिन्न होती हैं। युवावस्था और बाल्यावस्था में बहुत फर्क होता है। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मनभावी चाल और स्वच्छंद प्रकृति की ये 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती हैं, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। कह रहे हैं क्या कि मैं समझता हूँ, लेखक कह रहे हैं मैं समझता हूँ कि जो मित्र हैं वे क्या चाहते हैं कि बहुत से लोग मित्र के आदर्श रूप की कल्पना अपने मन में करते हैं कि एक जो सही मित्र होना चाहिए या एक जो सच्चा मित्र होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। मित्र के आदर्श रूप की कल्पना करते हैं और लेखक कह रहा है कि इस कल्पित आदर्श से तो हमारा जो काम है वो जीवन के झंझटों से चलता नहीं है। ठीक है, सुंदर प्रतिमा, एक मन भावनी चाल और एक स्वच्छंद प्रकृति का होना, ये 2-4 बातें देखकर ही हम मित्र बना लेते हैं। लेकिन जो सच्चा मित्र होता है या जो सही मायने में मित्रता होती है वो इन सब से कुछ अधिक होती है, इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए होती हैं एक मित्र में। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें पर जिससे हम स्नेह ना कर सके। कह रहे हैं हमें मित्र ऐसा नहीं चाहिए कि हम कुछ उसके गुणों को देखकर कि हमारा इससे काम होने वाला है और कुछ ऐसे ही गुणों को देखकर हम उससे मित्र बना ले, हम उसके गुणों की प्रशंसा करें लेकिन उससे स्नेह, उससे प्रेम ना कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकलवाते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। इसे मित्र नहीं कहते कि जिससे हम क्या करें, अपने काम निकलवाते जाएं लेकिन भीतर ही भीतर उसे घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे कि एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। क्या कहते हैं लेखक कि मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। जैसा एक सच्चा पथ प्रदर्शक होता है, मित्र मतलब आपको सही रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सके, पूरी तरह से विश्वास कर सके। मित्र ऐसा होना चाहिए, एक सच्चे भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बनाएं, अपना प्रेम का पात्र बनाएं और हमारे मित्र के बीच में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। सहानुभूति का मतलब कि अगर उसको कुछ दुख है तो उससे आपको भी दुख होना चाहिए और उससे किसी चीज से वो प्रसन्न है तो उसमें आप भी दिल से प्रसन्न होने चाहिए। अपनी प्रसन्नता जो है आप स्वयं ही आ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, सच्चा मित्र कहते हैं। कि उसका कुछ लाभ हानि हो रहा है तो उससे आपको भी प्रभाव पड़ता है, अगर उसको कुछ हानि हो गया तो उससे आपको भी दुख हो तो आप सच्चे मित्र कहलाएंगे, और अगर उसको कुछ लाभ हुआ तो उससे आपको भी लाभ हो जाए, आप भी खुश हो जाए, उसको लाभ से कुछ खुशी हुई तो आप सच्चे मित्र कहलाएंगे। मतलब उसके लाभ और हानि में आपको क्या होना चाहिए, सहानुभूति होना चाहिए, या जिसे वो लाभ हानि समझ रहा है उसे आप भी लाभ हानि समझे। ठीक है, तो उसके लाभ हानि को दूसरा अपना लाभ हानि समझे। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। कह रहे मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि आप दोनों एक ही तरह के कार्य करते हो या आपकी पसंद एक जैसी हो। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं। ठीक है, कि आपका आचरण भी समान हो, आपका नेचर भी, प्रकृति भी एक समान हो, ये सच्ची मित्रता में नहीं होता। कि आप एक ही जैसा कार्य करें या आप एक ही रुचि को हो, मतलब कि जो उसको पसंद हो वो आपको भी पसंद हो, आपकी प्रकृति समान हो, या फिर आप में आचरण की समानता हो। मित्रता में ऐसा जरूरी नहीं होता है, ऐसा वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे। राम कैसे थे, धीर और शांत प्रकृति के थे। लक्ष्मण
उम्र और उद्धत स्वभाव के थे। लक्ष्मण कैसे थे? उग्र और उद्धत स्वभाव के। लेकिन दोनों भाइयों में कितना प्रेम था, बहुत अगाढ़ प्रेम था। राम कैसे थे? शांत स्वभाव के, शांत प्रकृति के थे। और लक्ष्मण कैसे थे? बहुत उग्र स्वभाव के थे, उद्धत स्वभाव के थे। पर फिर भी दोनों की प्रकृति तो अलग अलग है, लेकिन फिर भी दोनों भाइयों में प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चासय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता ना थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। एक दूसरे के लिए उन्होंने जान दे दिया। कर्ण ने किसके लिए? कर्ण ने दुर्योधन के लिए अपनी जानों की बाजी लगा दी, जान दे दी। उसे पता था कि मृत्यु को ही प्राप्त होना है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो युद्ध में गए, ठीक है, बलाक मना करने के बाद भी। तो वही है कि दोनों में क्या था, दोनों की प्रकृति में बहुत ज्यादा असमानता थी, या दोनों एक दूसरे के कह सकते हैं कि जिस तरह से दुर्योधन की प्रकृति आपने महाभारत में देखा होगा, वैसा कर्ण बिल्कुल नहीं था। लेकिन फिर भी दोनों की मित्रता खूब निभती है, दोनों की प्रकृति अलग अलग है। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, अपोजिट जेंडर आकर्षित होते हैं। और उसी तरह से गुणों की विभिन्नता देखकर भी, जो गुण आपके पास नहीं या जो वस्तु मेरे पास नहीं, वो वस्तु आपको और अच्छी लगती है। जो आपके पास नहीं है वो आपको और अच्छी लगती है, और कल को वो आपके पास आ जाएगी, फिर आपके लिए वो कुछ विशेष नहीं रह जाती है। वही बात है यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है कि समाज में विभिन्नता देखकर क्या करते हैं लोग, दूसरे विभिन्नता के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। जो गुण हम में नहीं है, हम क्या चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो सारे गुण हो जो मुझ में नहीं है। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, और निर्बल बलि धीर और उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति का, और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। क्या कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे गुण के विपरीत हमें कोई मित्र मिले। जैसे कोई बहुत चिंता में डूबा रहता है व्यक्ति, तो उसको कैसा मनुष्य चाहिए? जो उसको खुश कर दे, प्रफुल्लित हृदय का मनुष्य चाहिए। और अगर कोई निर्बल है, कमजोर है, तो उसे क्या चाहिए? एक बलवान व्यक्ति की जरूरत है उसे, तो एक बलवान या एक उत्साही मनुष्य चाहिए, धैर्यवान चाहिए, ठीक है। और एक उच्च आकांक्षा वाला है जो बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है, उसको चाणक्य जैसा चाहिए, कि जो चाणक्य युक्तियां लगा करके क्या करता था, तो उसको चाणक्य के जैसा चाहिए। कि जो चंद्रगुप्त था वो किसके लिए? चाणक्य का मुंह ताकता था। जो चाणक्य उसे सुझाव देता था उसी अनुसार उसने कार्य किया, युद्ध नीति करी, और वो अपनी आकांक्षा को, अपनी इच्छा को प्राप्त कर लिया। तो उच्च आकांक्षा वाला व्यक्ति कैसा चाहता है? चाणक्य जैसा मित्र। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो अकबर को क्या चाहिए था? बीरबल चाहिए था, ठीक है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहनी चाहिए। कह रहे मित्र का कर्तव्य क्या होता है? वो इस प्रकार बताया गया है कि जो उच्च और महान कार्यों में हमें सहायता दे। मित्र ऐसा होना चाहिए जो बड़े बड़े कार्यों में क्या कर सके? हमारी सहायता कर सके, उच्च और महान कार्यों में हमारी सहायता कर सके, मन बढ़ाए हमारा, हमको उत्साहित कर सके, साहस दिलाए कि तुम अपने निज के सामर्थ्य में क्या हो, उससे बाहर भी काम कर सकते हो, कि जितना अधिक तुम्हारा सामर्थ्य है उससे भी अधिक तुम काम कर सकते हो। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का होगा। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए। ऐसा मित्र जो आपको सामर्थ्य दिलाता हो, जो आपको उच्च कार्यों में आपकी सहायता कर सकता हो, ठीक है, जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, हमें उसका पल्ला उस तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। ठीक है, कह रहे हैं कि ऐसे मित्र का हमें चुनाव करना चाहिए जिसमें अधिक आत्मबल हो, ठीक है, जिसमें अधिक साहस हो, अधिक शक्ति हो कार्य करने की, हमसे अधिक शक्ति हो, अपने से उच्च का हमेशा मित्र बनाना चाहिए। हमें उसका पल्ला इसी तरह से उसे पकड़ लेना चाहिए जैसे सुग्रीव ने क्या किया था, राम को पकड़ लिया था। किसके लिए? बलि के वध के लिए, अपने राज्य पाने के लिए, जैसे सुग्रीव राम के पीछे पड़े थे। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें
कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना हो। कह रहे मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट हो, शिष्टाचार हो उसमें, और वो सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को क्या करें, उनके भरोसे पर छोड़ सके, और हम यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। हम यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी भी प्रकार का धोखा ना होगा। जो बात ऊपर मित्रों के संदर्भ में कही गई है, वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकें। कह रहे हैं कि जो बात हम मित्रों के संदर्भ में कहते हैं कि मित्र ऐसा होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए जो उच्च कार्यों में हमें सहायता प्रदान करे, जिसका उच्च सामर्थ्य हो। ठीक है। और वही कह रहे हैं कुछ जान पहचान के लोगों में भी होना चाहिए, जिसे आप जानते पहचानते हैं। अपनी जान पहचान भी हमें ऐसे ही लोगों में बढ़ाना चाहिए जिनका हम लाभ उठा सकें, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकता हो, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। कह रहे हैं आनंदमय करने में हमें कुछ सहायता दे सकते हैं, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक वो हमें उच्च कार्यों में, उत्तम कार्यों में सहायता दे सकते हैं, हमारे जीवन को थोड़ा सा आनंदमय बना सकते हैं। तो हमें ऐसे व्यक्तियों से ही जान पहचान बढ़ाना चाहिए जो क्या करते हो, हमें उत्तम और आनंदमय करने में सहायता दे सकते हो। यद्यपि वो मित्र की तरह नहीं दे सकते, क्योंकि मित्र की तरह उनकी जो संबंध होता है वो प्रगाढ़ नहीं होता है, एक फॉर्मल रिलेशन होता है, लेकिन फिर भी हमें उसी तरह से व्यक्तियों से संबंध बनाने चाहिए। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, जिसमें खोने के लिए समय नहीं। मनुष्य के पास बहुत कम समय है। यदि क ख ग और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति के द्वारा हमें ढांढस बंधा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, और ना हमारे कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो इसमें हमें उनसे दूर रखें। तो ईश्वर क्या करें, हमें उनसे दूर रखें। कह रहे हैं क ख ग, जैसे कोई भी व्यक्ति हो, क ख ग मान लीजिए, कह रहे हैं कि हमसे हमारे लिए अगर वो कुछ नहीं कर सकता है, और ना ही हमें बुद्धिमानी या फिर विनोद की बातचीत कर सकता है, ना ही हमें बुद्धिमानी की बात कर सकता है, और ना ही हमारे लिए कोई विनोद की, कोई हंसी की बात कर सकता है, और ना हमसे कुछ अच्छी बात कर सकता है, ना हमारे लिए उसके मन में कोई सहानुभूति है, और ना हम अगर परेशान है तो हाँ, ना वो हमें सहानुभूति के द्वारा ढांढस बता सकता है, और ना हमारे आनंद में वह सम्मिलित हो सकता है, और ना हमारे कर्तव्य का हमें ध्यान दिला सकता है। तो ईश्वर हमें ऐसे मित्रों से बचाए, या ऐसे लोगों से बचाए, हमें उनसे दूर ही रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां नहीं सजाना चाहिए। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो कुछ लाभ भी नहीं हो सकता है। यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उस मनचले युवकों में से निकलें जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। यदि उन शोहदों का अर्थ होता है, आप एक तरह से बिगड़ैल कह सकते हैं, बदमाश युवक कह सकते हैं, ठीक है, में से निकले तो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव सिंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओहो वाह वाह किया करते हैं, गालियों में ढड्ढा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निहिसार और शोचनीय जीवन और किसका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि हमारे चारों तरफ हमें केवल मूर्तियां नहीं बसानी है, या केवल ऐसे लोगों को नहीं रखना है जो हमारे दुख में दुखी नहीं हो सकते, या ऐसे मित्रों को नहीं रखना है जो हमारी लाभ हानि में अपना लाभ हानि ना सोचते हो, या जो हमसे विनोद की बातचीत ना कर सकते हो, बुद्धिमानी की बातचीत ना कर सकते हो, और ना ही कभी परेशानी आने पर हमारी सहानुभूति से हमें ढांढस बता सकते, और ना ही हमें आनंद दे सकते हो, और ना ही हमारे कर्तव्य के प्रति हमको याद दिला सकते हो। ऐसे मित्रों की हमारे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं। या फिर आप
एक समय के बाद जब व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, उसकी जान पहचान बढ़ती है, तो ऐसे बहुत सारे लोग उसको मिल जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जब युवा बाहर निकलता है तो उसे बहुत सारे युवा पुरुष मिलते हैं जो उसके साथ केवल नाच गाने या थिएटर में जाते हैं, घूमते फिरते हैं, भोजन करते हैं, उनका निमंत्रण स्वीकार करते हैं। यदि ऐसे लोगों से जान पहचान बढ़ानी है तो ऐसे लोगों से जान पहचान में अगर हानि नहीं है तो उनसे हमारे जीवन में कोई लाभ भी नहीं हो सकता है। यदि ऐसे लोगों से हम जान पहचान बढ़ाएं तो हानि नहीं होती तो लाभ भी नहीं हो सकता। यदि हानि होती है तो हमारे जीवन की हानि होती है, बहुत बड़ी हानि होती है। अगर हम सोचे तो हमारा पूरा जीवन, वो जो हमारा समय है कुछ करने का, वो समाप्त हो जाता है, वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। यदि जान पहचान हमें ऐसे मनचले युवकों से निकले जिनकी संख्या बहुत बढ़ गई है आजकल, तो ये हमारा दुर्भाग्य होता है। हमें ऐसे व्यक्तियों से अपनी जान पहचान तक भी नहीं बढ़ानी चाहिए, दोस्ती तो दूर की बात है। वे अच्छी बातों में और सच्चे आनंद से कोसों दूर होते हैं। ठीक है, वे अच्छी बातों से और सच्चे आनंद से बहुत दूर होते हैं। ठीक है, उनके लिए ना तो संसार में सुंदर है मनोहर युक्ति वाले कवि हुए हैं और ना संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और ना ही बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं होती। ठीक है, तो जो मनुष्य ऐसे होते हैं, जो मनचले प्रकृति के होते हैं, कह रहे हैं कि वे ना तो संसार में उन्हें कोई वस्तु सुंदर दिखाई देती है और ना ही कुछ मनोहर युक्तियां कवियों के द्वारा लिखी गई हैं उनके अनुसार, और ना ही संसार में उनके लिए कोई सुंदर आचरण है, और ना ही कोई महात्मा हुए हैं उनके लिए, ना ही कुछ बड़े बड़े वीर उनके जीवन में, मतलब उनके लिए ये सब कुछ भी नहीं हुआ है। ना कोई ग्रंथकार है, ना कोई विचार है उनके लिए। ठीक है, उनके हृदय में ना ही कोई सात्विकता है, ना कोई उत्साह, ना कोई उमंग है, कोई सौंदर्य नहीं है, और ना ही उन्हें झरनों के कलकल की आवाज मधुर लगती है। ठीक है, और ना ही ये सागर, ये समुद्र जो है वो उन्हें अनंत दिखाई देता है, या गंभीर रहस्य उसमें भी उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई आनंद नहीं होता है, उनके भाग्य में सच्चे प्रेम का भी कोई सुख नहीं होता है, या कोमल हृदय में, उनके कोमल हृदय में कोई शांति नहीं रह जाती। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचाशियों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस ना खाएगा। ऐसे लोग कैसे होते हैं? इनका जो शरीर होता है या इनकी जो आत्मा है वो अपने ही इंद्रिय विषयों में लिप्त होती है, अपने ही इंद्रियों से ऊपर नहीं उठ पाते, और इनका हृदय ऐसे ही बुरे विचारों या बुरे व्यसनों के प्रति जो है वो कलुषित होता है, और ऐसे नाश की तरफ जाते हुए, नाशोन्मुख मतलब नाश की तरफ अग्रसर व्यक्ति जाते हुए प्राणी को दिन दिन ये हर दिन ये अपने जीवन को अंधकार की तरफ ले जा रहे होते हैं। पतित का अर्थ होता है गिरना। ठीक है, तो ये दिन प्रतिदिन नाश की तरफ जाते हैं, और दिन प्रतिदिन गिरते हुए देखकर लेखक कहता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस पर तरस ना खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ नहीं देना चाहिए। तो हमें ऐसे लोगों के साथ या ऐसे युवा पुरुषों के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था, और इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति की बुद्धि को भी क्षय कर देता है। तो यहाँ पर कहानी किसकी दी गई है? डेमेट्रियस की। कहाँ का बादशाह था? मकदूनिया का। वह क्या करता था, कभी कभी राज्य से झूठ बोलकर 10 दिन के लिए कहीं चला जाता था बीमारी का बहाना बना करके, और इसी तरह से अपना जीवन काट रहा होता था।
वहीं विषय वासना में वो लिप्त रहता था। एक बार वो बीमारी का बहाना करके जाता है और इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए आते हैं और उसी समय एक व्यक्ति कोठरी से बाहर जा रहा होता है। तो वह अपने पिता को देखकर क्या कहता है कि अभी अभी बुखार ने, ज्वर ने मुझे छोड़ा है। पिता कहते हैं कि हाँ ठीक है, वो दरवाजे पर मुझे अभी मिला था। तो उन्होंने उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति की संज्ञा किसको दी? ज्वर को दी। तो जो कुसंगति होती है वो उसी तरह वो ज्वर से भी भयानक होती है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करती, बल्कि व्यक्ति की बुद्धि का भी नाश कर देती है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, वह उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो वो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर बढ़ाती जाएगी। तो इसमें लेखक के कहने का मतलब क्या है कि पूरी तरह से जो व्यक्ति का जीवन होता है या जो युवा पुरुष का समय होता है वो उसकी संगति पर ही पूरी तरह से निर्भर करता है। यदि आपको अच्छी संगति मिल गई या अच्छा मित्र मिल गया तो वो आपके जीवन को उन्नति की तरफ ले जाता है, और यदि आपको कोई बुरा संगति वाला मित्र मिल गया या बुरा संगति वाला पुरुष मिल गया तो आपके पैर जैसे होता है चक्की के समान वहीं बंध जाते हैं और दिन प्रतिदिन आप अवनति की तरफ पीछे चले जाते हैं और उसी गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं। और यदि अच्छी संगति मिल गई, सहारा देने वाली भुजाएं मिल गई, तो हम निरंतर क्या करते हैं? उन्नति की ओर बढ़ता जाता है। हाँ। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ एक बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। कह रहा है यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली, ठीक है। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपना दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहां वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। तो इंग्लैंड का एक युवा वर्ग था, एक युवा व्यक्ति था, उसे राज दरबार में जगह नहीं मिलती है तो अपने भाग्य को क्या करता है? सराहता है। लेकिन उसी जगह कोई और होता तो शायद वह उसे अपना दुर्भाग्य समझता। लेकिन वो व्यक्ति जानता था अच्छी तरह से कि वहां पर उसे बुरे लोगों की संगति मिलती और उसकी वो आध्यात्मिक उन्नति में बाधक बन जाते। ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता है। कह रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर मतलब बहुत थोड़े से समय के साथ से भी हमारी बुद्धि क्या हो जाती है? भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अधिक पड़ जाता है। या आप किसी तरह से आप प्रभावित रहते हैं, या आप किसी तरह से दबाव में रहते हैं, या फिर उनका प्रभाव ही कह सकते हैं बहुत अधिक होता है, जो कि बहुत कम समय में आपको प्रभावित कर देते हैं और आपके जीवन को पूरी तरह से भ्रष्ट बना देते हैं। और जो ऐसी इसी बीच में उतने ही बीच में वैसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश हो जाता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुराई जो होती है वो अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। अगर आपको कुछ गलत सिखा दिया जाए तो आपके दिमाग में वो बहुत दिनों तक चलता है। कोई गलत चीज होती है वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाती है, बहुत जल्दी आप उसको सीख लेते हैं। लेकिन जो सही बात होती है, सच्ची बात, उसे सिखाने में बहुत समय लगता है। पढ़ाई का विषय है, उसे समझने में आपको बहुत समय लग जाता है। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं चढ़ती है। तो कोई उल्टा सीधा गाना होता है वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है, या संगीत बहुत जल्दी याद हो जाते हैं आपको। लेकिन अगर कोई गंभीर बात आपको सिखाई जाए या ये जो क्लास आप देख रहे हैं ये आपको बहुत जल्दी याद नहीं होता, या उतने ही समय में ये याद नहीं हो पाता है। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी।
उस जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए, पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं और जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं। लेखक कहता है कि एक बार उसके मित्र ने क्या कहा कि लड़कपन में जब वो युवावस्था में था, तो उसने एक बुरी कहावत सुन ली थी, और जिसका ध्यान उसे बार बार आता है, वो लाख चेष्टा करे, लाख अपने मन को समझाए कि उसका ध्यान उसे ना आए, लेकिन फिर भी उसका ध्यान उसे बार बार आता है। तो जिन भावनाओं से हम दूर रहना चाहते हैं, या हम सोचे हैं कि वे बात हमारे मन में ना आए, लेकिन वही बात हमारे मन में बार बार आती रहती है, हमारे हृदय में बार बार वो बात उठती रहती है और भेदती है, हमको बेधती है। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहते हैं। लेखक कहता है इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, पूरी तरह से चौकन्ना रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, और ऐसे लोगों को कभी भी अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए जो आपको अपवित्र, फूहड़ या गलत बात सिखाते हैं, क्योंकि वे बातें हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन को जल्दी प्रभावित कर देती हैं, हमको जल्दी प्रभावित करती हैं। या वो बात एक बार सीख ले तो ना चाहते हुए भी वो बात हमारे मन से नहीं निकलती। हम लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो कही गई बात हमारी कानों ने जो सुन ली, वो बाहर नहीं जाना चाहती है। इसलिए हमें ऐसे मित्र बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए जो हमें अपवित्र, अश्लील और फूहड़ बातों से हंसाना चाहते हो या हंसाते हो। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले लोग चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर पैर रख रहा है। आप भी जानते होंगे, जब एक बार आपका पैर कीचड़ में चला जाएगा तो फिर आप ध्यान नहीं देंगे। या बारिश में जब आप भीग जाएंगे थोड़ा सा, तब फिर आप नहीं ध्यान देते कि आप रुक जाएं, तो समझते हैं कि भीग गए हैं तो पार ही हो जाएं। ठीक है, वो यही बात है। लेखक कह रहा है कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपके साथ यह एक बार हो गया तो आपके साथ ये दोबारा नहीं होगा, या फिर आप खुद ही इतने उच्च विचार के हैं, खुद ही आप इतने श्रेष्ठ हैं कि आपके चरित्र का प्रभाव पड़ेगा, चरित्र बल का, तो दूसरा जो व्यक्ति है जो आपसे अश्लील या फूहड़ बातें कर रहा है, वो भी आपके साथ चरित्रवान हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वह भी सुधर जाए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का पैर एक बार कीचड़ में पड़ जाता है तो वो देखता नहीं दोबारा से कि उसे अब पैर कहाँ रखना है। अगर दोबारा भी कीचड़ आए तो उसमें पैर रखकर वह आगे बढ़ जाता है। वैसे ही ये व्यक्ति होते हैं, जब एक बार इनकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है, अपवित्र या फूहड़ प्रवृत्ति के या फिर व्यसन के शिकार हो जाते हैं, तो फिर ये नहीं ध्यान देते कि आगे क्या कर रहे हैं, फिर उसी तरह से वैसी ही में उनका जीवन बीतता है। फिर वो सुधरना नहीं चाहते हैं, वह कैसी जगह पर पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। धीरे धीरे आप क्या करेंगे, जब एक ही बात को उस व्यक्ति के आप साथ रहते हैं या एक ही बात को आप वो व्यक्ति बार बार आपसे कह रहा है, तो धीरे धीरे वो बात आपके लिए सामान्य हो जाएगी, आप उसी बात के अभ्यस्त हो जाएंगे और आपको उस बात से घृणा कम होने लगेगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। कह रहे हैं कि जिन बातों पर तुम चिढ़ जाते थे, धीरे धीरे तुम उन बातों से चिढ़ना बंद कर दोगे। तुम यह सोचने लगोगे कि ये बहुत सामान्य बात है, क्योंकि बार बार तुमने उस बात को सुना है, बार बार आपने उस बात को सुना। धीरे धीरे आप उस बात के अभ्यस्त हो जाएंगे, तो उस बात से या उस कार्य से आपको घृणा नहीं होगी, आपका विवेक कुंठित हो जाएगा और आपको सही और गलत का जो फर्क है आपके जीवन में वो खत्म हो जाएगा। या आपका जो विवेक, आप अपनी बुद्धि से जो अपना भला और बुरा सोचते हैं या सही और गलत सोचते हैं, आपकी वो सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका विवेक कुंठित हो चुका है। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। यह पुरानी कहावत है कि
लेखक क्या कह रहा है कि अंत में तुम भी क्या करोगे, आप भी क्या करेंगे कि वही जो बुराई वाली चीजें हैं उन्हीं बुरी बातों के भक्त बन जाएंगे। वो बुरी बातें आपको भी धीरे धीरे सही लगने लगेगी। तो आप अपना, ऐसा नहीं कि आप अपने चरित्र बल से उनको प्रभावित कर पाएंगे, बल्कि वे अपनी बुराइयों से आपको प्रभावित कर देंगे। धीरे धीरे उनकी बातें आपको सही लगने लगेगी। आपके हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत से दूर रहिए। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको बुरी बात सिखाते हैं, या जिनसे आपका कुछ लाभ नहीं होता है, या जो आपके जीवन को उत्साह और उमंग से नहीं भरते, आपको प्रीति नहीं प्रदान करते, या आपके भले और बुरे में अपना भला बुरा नहीं समझते हैं। आपके भले बुरे से उनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों से हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इससे हमारा जो जीवन है हृदय और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय हमारे पास यही है कि ऐसे बुरे लोगों की संगति से हमें दूर रहें। यह कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पै लागी है। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कह रहे हैं कि एक ऐसी कहावत है कि अगर काजल से भरी कोठरी में आप जा रहे हैं तो कितना भी सयाना हो, कितना भी समझदार व्यक्ति हो, अगर वो काजल से भरी कोठरी में जाता है तो काजल की एक लीक उस पे लग ही जाती है, एक छींट उस पे लग ही जाती है। और जब काजल की वो छींट लग गई तो लग गई, लगी है पै लगी है, मतलब अगर लागी है तो लागी है, अगर लग गई तो लग गई। मतलब कि अगर आप किसी भी बुरी व्यक्ति के संगति में रहते हैं और उससे, तो इसका मतलब है आप कितने भी समझदार हों, कितने भी सयाने प्रवृत्ति के हों, कितने भी समझदार प्रवृत्ति के हों, आप उनसे जरूर ही प्रभावित हो जाएंगे, उसके बुरे विचारों से जरूर प्रभावित हो जाएंगे। और जब एक बुरा प्रभाव पड़ा तो पड़ गया, तो पड़ गया, धीरे धीरे आप फिर उन्हीं बुरी आदतों के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कहावत है कि काजल की कोठरी में आप जाइए, काजल से भरी कोठरी में तो व्यक्ति कितना भी समझदार हो, अगर जा रहा है तो काजल की एक छींट लग ही जाएगी, और जब लग जाएगी तो फिर लग ही जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से व्यक्ति भी होता है, अगर जो बुरी आदतों का शिकार हो गया तो फिर अगर ऐसे व्यक्तियों के प्रभाव में चला गया जो व्यसन के शिकार है या बुरे कार्यों के आदतों के शिकार है, तो धीरे धीरे उनसे प्रभावित हो जाएगा और फिर वह उन कार्यों से, उन बातों से घृणा करना बंद कर देगा। वो बात उसके लिए सामान्य हो जाएगी और फिर वो जब उससे प्रभावित होगा तो खुद वह उन्हीं कार्यों को करने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें ऐसे लोगों की संगति से बिल्कुल बचना है जो आपके जीवन में उत्साह या उमंग नहीं लाते, या फिर जो आपको सत्मार्ग नहीं दिखाते हैं, और जो बुरे आदतों के शिकार हैं या व्यसन के शिकार हैं, उन लोगों से हमें बहुत दूरी बनाकर रखना चाहिए। जो मनचले युवा पुरुष है, जो केवल घूमते फिरते हैं, थिएटर में जाते हैं, खाते पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, सिगरेट के छल्ले बनाते हैं, ऐसे लोगों से हमें बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी हम बुराइयां सीखते हैं और अच्छाइयों को सीखने में बहुत समय लगता है, और फिर उनकी बुराइयां शुरुआत में आपको दिक्कत करेंगी, फिर कुछ समय बाद आपको भी उनसे घृणा होना बंद हो जाएगा। मतलब उनका चरित्र आपको कहीं ना कहीं प्रभावित कर चुका है, और जैसे ही आप वहां से प्रभावित होंगे तो आप धीरे धीरे आप भी उन्हीं आदतों के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बुरी प्रवृत्ति वाले लोगों से बहुत दूरी बना करके रखनी है, और दूसरा ऐसा मित्र बनाना है जो आपको उच्च मार्ग पर ले जाए, उत्तम मार्ग पर ले जाए, सत्मार्ग दिखाए, आपको त्रुटियों और गलतियों से, जो भी आपकी त्रुटियां हैं या जो आपका गलत काम है उससे आपको दूर करे, आपको सिखाए कि आपकी गलती कहाँ है, आपको सहानुभूति प्रदान करे। ठीक है, तो हमें ऐसे मित्रों की तलाश होनी चाहिए और ऐसे लोगों को ही हमें मित्र बनाने चाहिए।